देश हित में सबसे पहले बात कीव की, जिस पर कब्जे की जंग निर्णायक दौर में पहुंचने वाली है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुतिन की सेना कीव की दहलीज पर पहुंच चुकी है। ज़ेलेंस्की के गढ़ पर कब्जे के लिए रूसी सेना लगातार हमले कर रही है और कीव में आखिरी धमाका करने को तैयार है। यूक्रेन पर रूस के हमले के 17वें दिन पुतिन की सेना का एक ही लक्ष्य है और वो है कीव पर कब्जा जमाना। पुतिन की सेना कीव के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी है। कीव पर कब्जा जमाने के लिए पुतिन की सेना लगातार हमले कर रही है। रूस की सेना आगे बढ़ रही है। अलग अलग इलाकों से कीव की घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है। कीव पर कंट्रोल करने के लिए रूस की सेना 24 घंटे फायरिंग कर रही है। कीव में रात भर धमाकों की आवाज गूंजती रही। रूस की सेना को रोकने के लिए यूक्रेनी सेना पलटवार कर रही है। कीव के चारों तरफ भीषण युद्ध चल रहा है, इसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। ये तस्वीरें कीव से सिर्फ 26 किलोमीटर दूर ब्रोवेरी की हैं। उसी वक्त जहां कीव की तरफ रूस के टैंकों का एक बड़ा काफिला बढ़ रहा था, उसी वक्त यूक्रेनी सेना ने ड्रोन अटैक के जरिए एक एक करके कई टैंकों को तबाह कर दिया। कैमरे में टैंकों की तबाही और रूसी सेना के भागते हुए तस्वीरें कैद हो गई। यानी ड्रोन के जरिए यूक्रेनी सेना रूस की सेना पर हमले बोल रही है। जवाब में रूस भी ड्रोन हमलों का सहारा ले रहा है। रूस ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें वो ड्रोन के हमले में यूक्रेन का टैंक तबाह कर रहा है। रूसी सेना के हेलीकॉप्टर भी लगातार यूक्रेनी सरजमी पर बम बरसा रहे हैं। रूसी सेना की तरफ से जारी वीडियो में दिख रहा है कि हेलीकॉप्टर से बरस रहे बम यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। रूस की सेना ने कीव के अलावा निकोलेव में भी बड़े हमले किए हैं। रूस के लगातार मोर्टार हमलों से रिहायशी इलाकों को भी नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद इमारतों से आग की लपटें भी उठती हुई दिखी। पुतिन की सेना चेरनिहिव पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी वीडियो में रूस की सेना लाइव रेड मारते हुए दिख रही है। अब दोनेत्स्क के वोल्नोवाखा की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ रूस के हमले के बाद पूरा का पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। यहाँ रूसी समर्थकों और यूक्रेनी सेना के बीच लंबी लड़ाई चली और इसका असर शहर के हर कोने में देखा जा सकता है। यानी कीव पर कब्जे की दहलीज पर खड़ी रूसी सेना यूक्रेन के शहर दर शहर में कब्जा करने की कोशिश करती जा रही है। इस बीच यूक्रेन ने राजधानी कीव की सुरक्षा बढ़ा दी है। रूसी टैंकों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। शहर में सुरक्षा बल लगातार पहरा दे रहे हैं। हालांकि दिन भर कीव में धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। कीव के आसपास मैं अभी आपको कीव के अंदर की स्थिति दिखा रहा हूँ। ये आज सुबह एक बम गिरा है। यहाँ पर एक बैंक है, आशाद बैंक है, जो गवर्नमेंट का बैंक है। ये देखिए, ये ऊपर से डैमेज हुआ है, पीछे का हिस्सा हमें नजर नहीं आ रहा। ये देखिए, फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। मैं आपको आगे ले जाकर थोड़ा सा क्लियर दिखाता हूँ। आप शायद देख पा रहे हैं, ऊपर से पूरा डैमेज है। पीछे वाला हिस्सा हम नहीं देख पा रहे हैं, वहाँ एंटर नहीं करने दिया जा रहा। ये देखिए, जो ऊपर से टूट के सामान नीचे गिरा है छत से ऊपर से। अब आग वाग तो इन्होंने बुझा दी है, जो आग लगी हुई थी। ये आप देख रहे होंगे। ये रेजिडेंशियल एरिया है। ये रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पे बम गिरा है। नीचे साइड पे एक बैंक है और बाकी ये रेजिडेंशियल एरिया है। लोगों को नुकसान हुआ या नहीं, अभी इस बात का हमें पता नहीं लग पाया है। अभी मैं आपको कुछ यहाँ पे बम से निकले हुए छर्रे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए। तो अभी रेजिडेंशियल एरिया पर भी बम फेंकने शुरू कर दिए हैं। रात को तकरीबन 11 बज के कुछ मिनट पे पहले जो बम फेंके गए 3, उसके बाद फिर सुबह 3 बजे, और ऐसे कीव में चलता रहा है। रूस की सेना भले ही कीव की सीमा पर डटी हो, लेकिन उसे आगे बढ़ने में कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कीव की सीमा पर यूक्रेनी सुरक्षा बल रूस की सेना का डटकर सामना कर रहे हैं। इसीलिए रूस की एयरफोर्स लगातार बम बरसाकर यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है।
कुछ लोग जो आर्मी के लोग बताते हैं कि लोग एंटर कर चुके हैं यूक्रेन के अंदर, कीव के अंदर एंटर कर चुके हैं। कि कब वो लोग अंदर से भी निकल कर बाहर आ जाएंगे ये पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन ऐसी इनके पास इंफॉर्मेशन है सीक्रेट, जो इनकी केजीबी के पास, जो केजीबी यहाँ पे एसबीओ बोलते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन है कि ये लोग अंदर एंटर कर चुके हैं बहुत सारी तादाद में। इस बीच यूक्रेन की सेना ने काउंटर अटैक में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 12,000 सैनिक, 1205 बख्तरबंद गाड़ियां, 584 सैन्य उपकरण, 326 टैंक, 135 आर्टिलरी सिस्टम, 62 मल्टी रॉकेट लॉन्चर, 83 हेलीकॉप्टर, 58 एयरक्राफ्ट और 33 एयर डिफेंस सिस्टम मार गिराए हैं। रूस ने भी यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 3,492 सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया है। रूसी सेना अब यूक्रेन की राजधानी कीव की दहलीज पर खड़ी है। रूसी सेना कीव से चंद किलोमीटर दूर है। फिलहाल रूसी सेना ने कीव की घेराबंदी की हुई है। लगातार हवाई हमलों के जरिए यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। रूस की सेना बस ठीक वक्त और राष्ट्रपति पुतिन के एक इशारे का इंतजार कर रही है। पुतिन की तरफ से हरी झंडी मिलते ही रूसी सेना कीव में आखिरी धमाका कर देगी। तैयारी बता रही है कि रूसी सेना अब किसी भी वक्त कीव पर निर्णायक अटैक कर सकती है। इसीलिए यूक्रेन का एक एक पल भारी साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को नेटो से मदद मिलने की उम्मीद टूट चुकी है। इसलिए उनका आखिरी दांव यूरोप के देशों से है और वहां भी उनका सबसे बड़ा मददगार पोलैंड ही नजर आ रहा है। इसलिए ज़ेलेंस्की ने अब पोलैंड को अपने साथ आने के लिए ललकारा और दावा किया कि पोलैंड और यूक्रेन साथ मिलकर ही यूरोप को पुतिन के कहर से बचा सकते हैं। रूस के हमले के 17वें दिन आसमान से ली गई तस्वीरों में यूक्रेन का बड़ा हिस्सा खंडहर जैसा दिखने लगा। आसमान से जमीन तक रूस की सेना यूक्रेन पर अंधाधुंध आग बरसाती रही, जिसका सामना करने के लिए यूक्रेन के पास ना तो खुद की ताकत और ना ही अमेरिका और नेटो की मदद मिलने की कोई उम्मीद बची है। इसलिए ज़ेलेंस्की अब मदद के लिए अपने पड़ोसी देश पोलैंड की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। पोलैंड को नेटो का सदस्य बने 23 साल पूरे हुए, तो वहां की संसद में नेटो के महासचिव येंस स्टोल्टेनबर्ग का भी भाषण होना था। उनकी मौजूदगी में ज़ेलेंस्की ने पोलैंड के जरिए पूरे यूरोप को रूस का डर दिखाया। उनकी बातों का सीधा सा मतलब यह था कि रूस एक एक करके यूरोप के देशों को निशाना बनाएगा और तब नेटो या कोई और काम नहीं आएगा। Боремося, щоб для країн Балтії і для Польщі такий злий час не настав. Ми боремось разом. Ми маємо силу. Пам'ятайте, разом нас 90 мільйонів. Ми разом можемо все. І це історична місія Польщі, історична місія України бути лідерами, які разом витягнуть Європу з цієї прірви. Врятують від цієї загрози, зупинять перетворення Європи на жертву. ज़ेलेंस्की ने पोलैंड पर दांव इसलिए लगाया क्योंकि सेना की ताकत में कमजोर होने के बावजूद यूक्रेन का सबसे अधिक साथ पोलैंड नहीं दिया है। यूक्रेन के 15 लाख से ज्यादा शरणार्थी पोलैंड में हैं। और रूस से डरे बिना पोलैंड ने यूक्रेन को अपना MiG-29 लड़ाकू विमान देने की पेशकश भी की थी, जिसे अमेरिका ने रोक दिया। हालांकि नेटो की मर्जी के बिना पोलैंड भी यूक्रेन की तरफ से जंग नहीं लड़ सकता।
ये जानते हुए भी ज़ेलेंस्की ने पोलैंड को ललकारा, क्योंकि रूस की सेना का डर तो पोलैंड को भी है। यूक्रेन में रूस की सेना पोलैंड की सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर हमले कर रही है, और अगर आत्मरक्षा के लिए भी पोलैंड इस युद्ध में सक्रिय हुआ या फिर गलती से भी रूस की कोई मिसाइल पोलैंड की सीमा में गिरी, तो नेटो को ना चाहते हुए भी रूस के खिलाफ युद्ध में उतरना पड़ेगा, क्योंकि पोलैंड को बचाने का ठेका नेटो ने ले रखा है। इसीलिए नेटो से नाउम्मीद हो चुके ज़ेलेंस्की ने अपना कूटनीतिक दांव पोलैंड पर खेला है। और अगर ये दांव भी नहीं चला तो यूक्रेन के पास रूस के सामने सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, और तब जवाब तो ज़ेलेंस्की से भी मांगा जाएगा कि अगर सरेंडर ही करना था तो उन्होंने लड़ने का हौसला बढ़ाकर यूक्रेन को खंडहर क्यों बनने दिया। इसीलिए हार की दहलीज पर खड़े होकर भी वो जीत के दावे करने का कोई मौका नहीं चूक रहे। We are moving towards our goal, towards our victory. It is a patriotic war, a war against a very stubborn enemy which does not pay attention to thousands of its own killed people. ज़ेलेंस्की लोगों का हौसला आसमान पर बनाए रखना चाहते हैं, और यूक्रेन का हौसला तोड़ने के लिए रूस ने यूक्रेन के राजनेताओं को भी बंधक बनाना शुरू कर दिया है। एक दिन पहले रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के दक्षिण पूर्व के शहर मेलिटोपोल के मेयर को बंदी बना दिया। ये शहर ज़ैपोरिझिया राज्य में है, जिस पर रूस की सेना पहले ही कब्जा कर चुकी है। और मेयर को बंधक बनाए जाने के बाद मेलिटोपोल के लोगों ने ज़ेलेंस्की पर दबाव बढ़ा दिया कि वो मेयर को छुड़ाने के लिए कुछ तो करें। और यहाँ भी ज़ेलेंस्की की बेबसी ही सामने आई, जो रूस को कोसने और दुनिया के सामने गुहार लगाने के अलावा कुछ नहीं कर सके। Сьогодні у Мелітополі окупанти захопили мера міста Івана Федорова. Мера, який мужньо захищає Україну та людей у своїй громаді. Очевидно, що це ознака слабкості загарбників. Вони не зустріли жодної підтримки на нашій землі, хоча вони на неї дуже розраховували. Бо роками брехали самі собі, що нібито в Україні чекають на Росію. ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा संकट ये है कि दूसरे देश मदद के नाम पर पैसे देकर पल्ला झाड़ रहे हैं। यूक्रेन को हथियार देने में भी यूरोप और नेटो को डर लग रहा है कि कहीं पुतिन बुरा ना मान जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फ्रांस से बात की है। ज़ेलेंस्की लगातार यूरोपीय देशों से मदद मांग रहे हैं, और इस दौरान उन्होंने ज़ेलेंस्की और ने फ्रांस और जर्मनी से बात की है, उनसे मदद मांगी है। मेलिटोपोल के मेयर को छुड़ाने की मांग की है। इससे पहले ऐसी तस्वीरें सामने आई थी कि मेलिटोपोल के मेयर को रूस के सैनिकों ने अगवा कर लिया है, और ये आरोप लगाने के साथ साथ अब फ्रांस और जर्मनी से ज़ेलेंस्की ने बात की है। मैक्रों और शोल्स के साथ शांति पर चर्चा हुई है, ये ज़ेलेंस्की ने कहा है, और कहा है कि हमें मिलकर हमलावर को रोकना होगा। ज़ेलेंस्की, जिन्हें नाटो देशों की ओर से सीधे मदद युद्ध में नहीं मिल रही है, लेकिन लड़ाकू विमान और तमाम तरह के हथियार वो जरूर मांग रहे हैं, वॉर एपरेटस मांग रहे हैं। और इस बीच शांति का दावा दोहराते हुए उन्होंने कहा कि मेलिटोपोल के मेयर को छुड़ाने में दोनों देश मदद करें। मैक्रों और शोल्स के साथ बात की है ज़ेलेंस्की ने। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 17वां दिन, और एक और जहां मैदान पर लड़ाई हो रही है, वहीं कूटनीति का खेल भी खेला जा रहा है। ज़ेलेंस्की लगातार यूरोपीय देशों के साथ मिलकर के दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने फ्रांस और जर्मनी से बात की है। ज़ेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने मैक्रों और शोल्स से शांति को लेकर के बातचीत की है। मेलिटोपोल के मेयर, जिन्हें रूस के सैनिकों ने अगवा कर लिया है, उन्हें छुड़ाने को लेकर के बातचीत की है। इससे पहले जब लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, तब नेटो और अमेरिका लगातार ये रूस को चेतावनी दे रहे थे कि अगर हमला किया तो बेहद गंभीर अंजाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन लड़ाई शुरू होने के बाद नेटो और अमेरिका सभी ने साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन युद्ध में सीधे नहीं उतरेंगे। हालांकि वो लड़ने का सामान, हथियार जरूर उपलब्ध करा रहे हैं ज़ेलेंस्की को, और ज़ेलेंस्की लगातार यूरोपीय देशों से बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और इस बीच मेलिटोपोल के मेयर को छुड़ाने की मांग को लेकर के फ्रांस और जर्मनी से बात की है ज़ेलेंस्की ने। 17 दिन से लगातार मुकाबला जारी है। रूस की सेना, जो कि कीव के काफी पास पहुंच रही है, घेराबंदी करने की तैयारी कर चुकी है। अब ज़ेलेंस्की, फ्रांस और जर्मनी से उन्होंने बात की है मेलिटोपोल के मेयर को छुड़ाने को लेकर।
यूक्रेन पर हमला अमेरिका और रूस के टकराव का नतीजा है, जिसकी लपटें अब अंतरिक्ष तक पहुंचने लगी हैं। आर्थिक प्रतिबंधों के बाद रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के डायरेक्टर स्पेस स्टेशन को तबाह करने की धमकी पहले ही दे चुके हैं और आज इस खबर ने हड़कंप मचा दिया कि अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री को रूस धरती पर वापस नहीं लाएगा, उसे अंतरिक्ष में ही छोड़ देगा। हालांकि रूस की स्पेस एजेंसी ने इसे अफवाह बताया, लेकिन इस अफवाह ने भी एक बड़े खतरे की तलवार तो लटका ही दी है कि अगर 500 टन वजन वाला स्पेस स्टेशन धरती पर गिरा तो क्या होगा। यूक्रेन पर रूस की मिसाइलों और बमों की बारिश की मार कितनी भयानक है, ये तो दुनिया 17 दिनों से देख रही है। यूक्रेन की हवा में बारूदी गंध भर गई है और थोड़ी थोड़ी देर पर किसी न किसी शहर में आग की लपटें और धुएं का गुबार आसमान में छाते हुए देखने की लोगों को आदत पड़ गई है। यूक्रेन की इस तबाही का बदला लेने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस को आर्थिक तौर पर बर्बाद करने की कसम खाई है। रूस पर लगातार लादे जा रहे आर्थिक, कूटनीतिक और तकनीकी प्रतिबंध इसी का नतीजा है। लेकिन प्रतिबंधों के इसी हथियार का अगर रूस ने अपने अंदाज में जवाब दिया तो यूक्रेन की जमीन पर चल रही लड़ाई अंतरिक्ष तक भी जा सकती है। इस खबर ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए कि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने धमकी दी है कि अगर रूस पर प्रतिबंध नहीं हटाए गए तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का काम बंद कर देगा। इसका एक मतलब यह भी निकाला गया कि अंतरिक्ष स्टेशन पर पिछले साल अप्रैल से काम कर रहे अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री मार्क वांदे हेई की धरती पर वापसी अटक जाएगी। रूस अपने अंतरिक्ष यान से अपने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस बुला लेगा, लेकिन अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री को वहीं अकेला छोड़ देगा। हालांकि रूस के अंतरिक्ष एजेंसी के डायरेक्टर ने इसे अफवाह बताया और भरोसा दिया कि 30 मार्च को अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी होगी और उनकी जगह नए अंतरिक्ष यात्री मिशन पर भेजे जाएंगे। लेकिन इस अफवाह ने भी पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अगर रूस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से खुद को अलग किया तो 500 टन वजनी अंतरिक्ष स्टेशन का वजूद मिट जाएगा और धरती के जिस हिस्से पर स्पेस स्टेशन गिरेगा वो पूरा इलाका पाताल में समा जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ज्यादातर लोग अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की लेबोरेटरी मानते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इसका वजूद रूस के बिना संभव ही नहीं है। 1998 में अमेरिका ने रूस के साथ पार्टनरशिप में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया था, जिसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्से में स्पेस लेबोरेटरी है जिसे अमेरिका की एजेंसी नासा ने बनाया है, जबकि अंतरिक्ष स्टेशन के जिस हिस्से में ईंधन और अंतरिक्ष यात्रियों के रहने की जगह है वो हिस्सा रूस की स्पेस एजेंसी के कंट्रोल में है। स्पेस स्टेशन अपनी कक्षा में ठीक से घूमे और कबाड़ हो चुके सैटेलाइट से बचा रहे, ये काम भी रूस के हिस्से में ही होता है। इसलिए अगर रूस ने अपना हिस्सा अंतरिक्ष स्टेशन से अलग किया तो वहां अंतरिक्ष यात्रियों का एक दिन भी टिक पाना असंभव हो जाएगा। रूस का हिस्सा अलग होते ही स्पेस स्टेशन बेकाबू हो जाएगा और तब वो धरती पर कहां गिरेगा, कितनी तबाही मचाएगा, ये कोई नहीं जानता। अंतरिक्ष स्टेशन में अपनी अहमियत समझाने के लिए रूस ने 2 हफ्ते पहले धमकी दी थी कि रूस पर पाबंदियों का नतीजा किसी भी देश को भुगतना पड़ सकता है। हो सकता है कि स्पेस स्टेशन भारत या चीन पर गिर जाए। तो ये 2 धमकियां कहें या असलियत कहें, रशिया बता रहा है इस स्पेस स्टेशन की। तो आगे चलते हुए तो मुझे लगता है कि इन एनी केस देखिए, इसकी इस स्पेस स्टेशन की कुछ वर्षों में इसकी उम्र खत्म हो रही है, कुछ 2 या 4 सालों में, उसके बाद इसको छोड़ दिया जाएगा। तो प्रॉबेबली इस टेंशन के जरिए अब ये होगा कि जल्दी ही आने वाले महीनों में हो सकता है जितने एस्ट्रोनॉट्स हैं उस स्पेस स्टेशन में 10 या 12 होते हैं अमेरिकी और रशियन एस्ट्रोनॉट मिलके, अगले 6, 8, 10 महीने में वो सारे के सारे वापस आ जाएंगे। रूस की उस धमकी के बाद नासा को सफाई देनी पड़ी थी
कि रूस पर प्रतिबंधों का असर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नहीं पड़ेगा। अंतरिक्ष में अमेरिका और रूस के बीच तकनीकी हिस्सेदारी जारी रहेगी, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद रूस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें स्पेस स्टेशन से रूस का मॉड्यूल अलग होते दिखाया गया था। इसी वीडियो के बाद यह अफवाह फैलनी शुरू हुई कि रूस ने स्पेस स्टेशन से खुद को अलग कर दिया है और अब अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री का 30 मार्च को धरती पर लौट पाना मुश्किल है। फिलहाल रूस ने इस आशंका को खारिज कर दिया है, लेकिन यूक्रेन की लड़ाई अंतरिक्ष तक पहुंचने की आशंका खत्म नहीं हुई है। रूस के पास ऐसी मिसाइलें हैं जिनसे वो अंतरिक्ष में चक्कर काट रहे उपग्रहों को भी निशाना बना सकता है। यूक्रेन पर हमले से पहले अंतरिक्ष में अपने ही एक सैटेलाइट को ध्वस्त करके रूस अपनी ये ताकत भी दिखा चुका है। वो जमीन पर वार करने के बजाय 2-4 संचार उपग्रहों को नष्ट कर दे तो भी पूरी दुनिया में कोहराम मचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति और जर्मनी के चांसलर ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। इस दौरान पुतिन ने यूक्रेन की निंदा की और कहा कि यूक्रेन की सेना अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का घोर उल्लंघन कर रही है। जर्मनी के चांसलर और फ्रांस के राष्ट्रपति ने ज़ेलेंस्की के बाद पुतिन से भी बात की है और इस दौरान पुतिन ने यूक्रेन की निंदा करते हुए कहा है कि यूक्रेन की सेना अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का घोर उल्लंघन कर रही है। यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी। इस दौरान यूरोपीय देश दोनों नेताओं के साथ संपर्क में संयम बनाने की बात करते हुए और इसी सिलसिले में फ्रांस और जर्मनी के नेताओं ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। उससे पहले ज़ेलेंस्की से भी बात की है। रूस यूक्रेन की जंग के बीच यूक्रेन के 10 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। कई लोग अब भी पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में हर तरफ तबाही का मंजर है। रूस भी प्रतिबंधों की मार के बीच अपनों से बिछड़ने का गम झेल रहा है। जाहिर है युद्ध तो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन उस दर्द का क्या होगा जो दोनों देशों के लोगों को मिला है। रूस के हमलों के बाद यूक्रेन में तबाही का मंजर है। पुतिन की सेना के हमलों के बाद कई शहर बर्बाद हो गए हैं। सरकारी ठिकानों के अलावा रिहायशी इलाके भी हमले का शिकार बने हैं। हमलों से बचने के लिए शहर दर शहर खाली हो गए हैं। लोग सुरक्षित जगहों की तरफ चले गए हैं। सुरक्षित आशियाने की तलाश में देश छोड़ रहे लोगों की आंखों में आंसू हैं। इन आंसुओं में दर्द छिपा है। दर्द वतन से जुदाई का, दर्द अपनों से बिछड़ने का। ये तस्वीरें हैं यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर की, जहां पर अपना वतन छोड़कर एक सुरक्षित ठिकाने के लिए लोग पोलैंड में शरण लेने के लिए आ रहे हैं। ये तस्वीरें खार्किव के यात्सकोवका की हैं। यहां रूस के हमले के बाद पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया। रिहायशी इलाकों से उठती आग की लपटें अब भी देखी जा सकती हैं। अब दोनेत्स्क के वोल्नोवाखा की ये तस्वीर देखिए। यहाँ रूस के हमले के बाद पूरा का पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। रूसी समर्थकों और यूक्रेनी सेना के बीच लंबे वक्त तक चली लड़ाई का असर शहर के हर कोने में देखा जा सकता है। यूक्रेन की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें भी बता रही हैं कि जंग से इस देश को
कितना नुकसान उठाना पड़ा है। सैटेलाइट से ली गई ताजा तस्वीरों में भी कई जगह आग की लपटें और धुआं उठते दिख रहा है। रूस की सेना ने चर्निहिव पर भी बड़ा हमला बोला है। हमले के बाद चर्निहिव के गवर्नर ने आरोप लगाया कि रूस रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। Чернігівщина, бадьорого ранку, чернігівці, бажаю здоров'я. Ворог продовжує наносити авіа і ракетні удари по місту Чернігів. Гибнуть мирні люди, дуже багато людей отримає поранення. Ворог наносить удари по цивільній інфраструктурі. अब ये तस्वीर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि युद्ध ने लोगों की मानसिकता पर कितनी चोट की है। युद्ध के कारण एक छोटी सी बच्ची हाथों में हथियार उठाए दिखाई दे रही है। अब रूस के हमले के बाद की ये तस्वीर देखिए और अंदाजा लगाइए कि जंग से यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचा। जमीन पर पड़े हुए सैनिकों के शव बता रहे हैं कि यूक्रेन को इस जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। जंग के कारण सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, रूस को भी नुकसान उठाना पड़ा है। रूस प्रतिबंधों की मार पहले से ही झेल रहा है। अब जंग में उसके कई सैनिकों की जान भी चली गई है। ये तस्वीरें रूस के पर्म शहर की हैं, जहां सैकड़ों लोगों ने यूक्रेन में शहीद हुए 3 सैनिकों को अंतिम विदाई दी। ये तीनों सैनिक यूक्रेन के डोनबास में हमले के वक्त शहीद हो गए थे। तीनों का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। यानी 2 नेताओं की जिद के कारण छिड़ा युद्ध सभी को दर्द ही दे रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों को नुकसान हो रहा है और युद्ध सिर्फ बर्बादी और बेबसी लेकर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश हित में इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी हमले के बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन का कहना है कि रूसी सेना रिहायशी इलाकों पर भारी बमबारी कर रही है। इसके बावजूद हम कीव में जनजीवन सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी और जेलेंस्की ने दावा किया है कि कीव पर भारी गोलाबारी की जा रही है और रिहायशी इलाकों पर रूसी सेना की ओर से भारी बमबारी की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद जेलेंस्की की सरकार कीव में हालात को सामान्य करने की कोशिश कर रही है, जनजीवन को सामान्य करने की कोशिश कर रही है। यूक्रेन का कहना है कि कीव के लोग जानते हैं कि उन्हें कैसे जीना है और कैसे काम करना है। यूक्रेन की जनता आजादी के लिए लड़ेगी और युद्ध को निश्चित तौर पर जीतेगी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 17वां दिन और जेलेंस्की का दावा कि रिहायशी इलाकों पर, कीव के रिहायशी इलाकों पर रूस की सेना भारी बमबारी कर रही है। देश हित में अब बात करते हैं उन महाशक्तियों की जिन्होंने यूक्रेन को रूस के हमलों से बचाने का दावा और वादा किया था। लेकिन आज जब रूस की सेनाएं यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर घुस रही हैं, तो खुद को सुपर पावर बताने वाले देश यूक्रेन को बचा नहीं रहे बल्कि बहाना बना रहे हैं। बहाना भी कोई छोटा मोटा नहीं, तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने का बहाना। लेकिन अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि विश्व युद्ध का ये खौफ है या फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का डर। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर ये रूस के भीषण आक्रमण की तस्वीरें हैं। यूक्रेन के अंदर तो रूस की सेना 17 दिन पहले ही घुस चुकी थी। कई इलाकों पर रूस के सैनिकों का कब्जा भी हो चुका है और अब रूस की मिसाइलें कीव पर जोरदार हमले कर रही हैं। रूस के अब तक के सबसे भीषण हमले के आगे यूक्रेन कितनी देर तक टिक पाएगा, अब इसका इंतजार है।
एक तरफ रूस के टैंक, एयरक्राफ्ट और मिसाइलें आग बरसा रही हैं, और दूसरी ओर हथियारों से लैस रूसी कमांडोज कीव के बाहरी इलाकों में दाखिल हो चुके हैं, जिन्हें रोकने के लिए रूस यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। सैटेलाइट तस्वीरें भी बता रही हैं कि इस बार रूस ने पूरी ताकत के साथ सबसे भीषण हमला किया, और रूस के हमले की तीव्रता बता रही है कि यूक्रेन का सबसे मजबूत गढ़ कीव भी टूटने वाला है। इस बीच सवाल खड़े हो रहे हैं, जिन्होंने यूक्रेन को बचाने के दावे किए थे वो कहां हैं और क्या कर रहे हैं? कहां है अमेरिका? क्या कर रहे हैं नेटो देश? पुतिन की सेना से ज़ेलेंस्की को, कीव को कौन बचाएगा? सबसे पहले दुनिया के सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को बहुत ध्यान से सुनिए कि वो यूक्रेन के लिए क्या क्या कर रहे हैं। We're going to make sure Ukraine has the weapons to defend themselves from invading Russian force. And we will send money and food aid to save Ukrainian lives. We're going to welcome Ukrainian refugees with open arms if in fact they come all the way here. मतलब ये कि रूस से यूक्रेन को भिड़ाने वाला अमेरिका यूक्रेन को हथियार देगा, खाना देगा, पैसे देगा, शरणार्थियों को जगह भी देगा, लेकिन रूस के खिलाफ अपने सैनिक नहीं उतारेगा। यानी तबाह हो जाए तो यूक्रेन हो जाए, मरे तो यूक्रेन के सैनिक मरे। अमेरिका रूस से सीधी दुश्मनी मोल नहीं लेगा। आपको यहाँ पर यह भी समझना चाहिए आखिरकार जो बाइडेन ऐसा क्यों नहीं करेंगे और इसके पीछे वो क्या तर्क दे रहे हैं। The idea that we're going to send in offensive equipment and have planes and tanks and trains going in with American pilots and American crews, just understand and don't kid yourself, no matter what you all say. That's called World War III. कुल मिलाकर अमेरिका और नेटो देशों ने साफ कर दिया है कि रूस से टकराना मतलब तीसरे विश्व युद्ध को दावत देना। लेकिन जिस ताकत से टकराने को महाशक्ति अमेरिका और नेटो भी तैयार नहीं, उसके सामने यूक्रेन को कुछ हथियारों की खैरात देकर खड़ा कर दिया गया है और यूक्रेन को बलि का बकरा बनाकर रूस को कमजोर करने का खेल किया जा रहा है। जाहिर है अगर अमेरिका और यूरोप का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा तो फिर युद्ध का स्तर बहुत बढ़ जाएगा। रशिया एक परमाणु शक्ति भी है और खुदा न खास्ता अगर ये युद्ध परमाणु युद्ध में परिवर्तित हो गया तो फिर म्यूचुअल सेल्फ डिस्ट्रक्शन जिसे हम कहते हैं वो इंश्योर्ड है और इसका खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपके लिए यह समझना भी बहुत जरूरी है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति अगर यूक्रेन के अंदर रूस से टकराने से कतरा रही है तो इसके पीछे की वजह क्या है। जो बाइडेन और नेटो देशों को पुतिन से डर लग रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या है। इसकी सबसे बड़ी वजह रूस के परमाणु हथियारों का जखीरा है जो अमेरिका और नेटो के परमाणु भंडार से भी ज्यादा है। इसके अलावा पुतिन की आक्रामक छवि से भी दुनिया खौफ खाती है। अमेरिका को इस बात का भी डर है अगर रूस से युद्ध हुआ तो चीन भी रूस के साथ आ जाएगा। एक खतरा रूस के पास मौजूद नेटो देशों को लेकर भी है जिन पर सबसे पहले पुतिन तीव्रता से बड़ा हमला करेंगे। वहीं ऊर्जा क्षेत्र में यूरोप की रूस पर निर्भरता की वजह से भी अमेरिका और नेटो पुतिन से सीधी टक्कर लेने से बचना चाह रहे हैं। अमेरिका ने इस बार बहुत ही शातिराना दोहरी रणनीति अपनाई है। वो चाहता है कि बिना एक बुलेट फायर किए या अपना एक भी सिपाही खोए वो अपने प्रतिद्वंदी रशिया को बुरी तरह से कमजोर बना दे और दूसरी तरफ वो यूक्रेन को मॉरल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री असिस्टेंस दे रहा है और उसे उत्साहित कर रहा है कि वो आखिरी समय तक रशिया को इस युद्ध में उलझाए रहे। पुतिन भी इस बात को समझते हैं। भले ही अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन को लड़ने के लिए उकसाते रहे, लेकिन यूक्रेन के लिए सीधे रूस के खिलाफ युद्ध में उतरने का जोखिम अमेरिका भी नहीं लेगा। और जिनके दिमाग में यह फितूर आ भी सकता था, उनको पुतिन ने पहले ही बड़ी धमकी दे दी कि जो बीच में आएगा मिटा दिया जाएगा।
Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан. फिलहाल यूक्रेन में भीषण जंग जारी है और इस जंग में अमेरिकी सेना को उतारकर बाइडेन को कुछ खास हासिल नहीं होगा। लेकिन युद्ध जारी रहने पर अमेरिका का फायदा ही फायदा है, क्योंकि रूस इस जंग के बाद आर्थिक प्रतिबंधों से कमजोर होगा और हथियार बेचकर अमेरिका मालामाल हो जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका की डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट अमेरिका और यूरोप की धरती से दूर ज़्यादातर एशियन कॉन्टिनेंट में हुई हैं, चाहे वो वियतनाम हो, इराक हो, लीबिया हो या अभी हाल ही में अफगानिस्तान। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं। यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट है यूरोप के बीचों बीच हो रहा है और अगर इसमें अमेरिका या फिर इसके नेटो में यूरोपियन अलाइज डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे तो जाहिर है यूरोप की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। फिलहाल अमेरिका और नेटो देशों की कोशिश इस जंग को अधिक से अधिक देर तक खींचने की होगी ताकि महाशक्ति के तौर पर रूस की साख पर बट्टा लगे और आर्थिक प्रतिबंधों से रूस की कमर टूट जाए। लेकिन पुतिन इस खेल को पलट भी सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट जी। देश हित में इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय का एक बड़ा बयान सामने आया। अमेरिका का कहना है कि अगर कोई अमेरिकी नागरिक अपनी इच्छा से यूक्रेन जाकर रूस के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लेता है तो अमेरिका उसे नहीं रोकेगा। दरअसल अमेरिका पहले यह कह चुका है कि रूस के साथ सीधी लड़ाई का मतलब यह होगा कि वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ सकता है। ऐसे में वो अपनी सेना यूक्रेन में नहीं उतारेगा। नेटो भी यूक्रेन की लड़ाई में सीधे शामिल नहीं होगा। लेकिन अब यह कहना कि अगर कोई अमेरिकी नागरिक अपनी इच्छा से यूक्रेन जाकर रूस के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लेता है तो अमेरिका उसे नहीं रोकेगा, क्या इसका मतलब निकाला जाए? क्या अमेरिका से मर्सिनरी जो भाड़े के लड़ाके हैं वो यूक्रेन जा सकते हैं या फिर कुछ और इसके मायने निकाले जा सकते हैं? क्योंकि पहले ही अमेरिका और नेटो ये कह चुके हैं कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई में वो अपनी सेना को नहीं उतारेंगे। अमेरिका के बहाने के बाद अब बात अमेरिका के ठहाके की, जिसकी चर्चा सारी दुनिया में चल रही है। अमेरिका पर आरोप लग रहा है कि वो यूक्रेन के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। आज हम आपको एक नहीं बल्कि 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि अमेरिका यूक्रेन को लेकर कितना संवेदनशील है। रूस के घातक हमले के बाद तबाह और बर्बाद हुए यूक्रेन का वजूद खतरे में नजर आ रहा है। पलायन का दर्द यूक्रेन के लोगों का मुकद्दर बन गया है और ऐसे में यूक्रेन के रिफ्यूजियों से जुड़े एक सवाल के जवाब में अमेरिका की उपराष्ट्रपति का यूक्रेन के पड़ोस में लगाया गया यह ठहाका पूरी दुनिया को यूक्रेन के लोगों के जख्मों पर नमक जैसा लग रहा है। Okay, so this time. ये सिर्फ एक तस्वीर है, लेकिन आजकल तो अमेरिका मानो यूक्रेन के जले पर नमक छिड़कने पर आमादा ही हो गया है। दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। एक तरफ कमला हैरिस यूक्रेन के रिफ्यूजियों के सवाल पर ठहाका लगा रही हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के पड़ोस में अमेरिकी सेना युद्धाभ्यास कर रही है, लेकिन रूस के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रही। चलिए अब दोनों खबरों को एक एक करके समझिए। एक दिन पहले ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति पोलैंड में थे।
वहां पर यूक्रेन संकट पर उन्होंने पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा के साथ चर्चा की और पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। इसी दौरान एक पत्रकार ने यूक्रेन के रिफ्यूजियों से जुड़ा एक सवाल पूछा। इसके बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति और पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों जवाब देने को लेकर कंफ्यूज थे। इसके बाद कमला हैरिस ने ओके कहते हुए मुस्कुराना शुरू किया और फिर 14 सेकेंड लंबा ठहाका लगाया। Okay. A friend in need is a friend indeed. I can first. Okay, so this time. Szanowna pani redaktor. इस बीच कमला हैरिस ने कहा, A friend in need is a friend indeed, यानी मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। A friend in need is a friend indeed. I can first. लेकिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति की हंसी सब कुछ चुभी, उस पत्रकार को भी जिसने ये सवाल पूछा था। पत्रकार ने कहा, मैडम ये स्थिति काफी जटिल है, जिसके बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का हंसना बंद हो गया। अब अमेरिका के इस ठहाके पर पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई है। क्या इतने गंभीर सवाल पर ऐसी हंसी जरूरी थी? ये बात यूक्रेन के लोगों को भी चुभी है और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की पूर्व प्रेस सेक्रेटरी ने ट्वीट करके ये जता भी दिया। यह एक त्रासदी होगी यदि ये महिला अमेरिका का राष्ट्रपति पद जीत जाती है। अब सवाल उठ रहा है, क्या वाकई यूक्रेन मसले को लेकर अमेरिकी नेता संजीदा है? कुछ समय पहले वो लैटिन रिफ्यूजीज के मामले को लेकर के टूर में गई थी कंट्रीज में, और वहां पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ ऐसे इंस्टेंटली बोल दिया या इस तरह से हंसी कि लोगों को लगा कि ये मजाक उड़ा रही है। बात यह है कि वो उनका स्टाइल है और वो मजाक नहीं उड़ा रही है, राइट? तो ऐसे में वो इनसेंसिटिव नहीं है, परंतु हाँ, देखने वाले को जो उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल को नहीं जानते उन्हें लगेगा इनसेंसिटिव है। यही नहीं, अमेरिका ने यूक्रेन के साथ एक और मजाक किया। एक तरफ यूक्रेन बार बार सारी दुनिया से रूस के खिलाफ युद्ध में मदद की अपील कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन में सैनिक उतारने से साफ साफ इनकार कर दिया है। और दूसरी तरफ यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया और एस्टोनिया में अमेरिका की फौजें युद्धाभ्यास कर रही हैं। ये यूक्रेन बॉर्डर से सटा देश रोमानिया है, जहां अमेरिका रोमानिया के साथ मिलकर जस्टिस ईगल एक्सरसाइज कर रहा है। यहाँ पर अमेरिका के घातक टैंक मौजूद है, अमेरिका के युद्धक वाहन मौजूद है, अमेरिका के सैनिक यहाँ पर गोलियां चला रहे हैं, युद्धाभ्यास कर रहे हैं, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका यूक्रेन का भला चाहता तो इस ताकत का इस्तेमाल सीमा पार यूक्रेन के अंदर भी कर सकता था, लेकिन अमेरिका ऐसा कर नहीं रहा। अब यूक्रेन के दूसरे पड़ोसी देश एस्टोनिया से आ रही इन तस्वीरों को भी देखिए। अमेरिकी फौजें यहाँ पर ड्रोन्स गिराने का अभ्यास कर रही हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे अमेरिकी हथियार आसमान में उड़ रहे हैं, यूएवी को निशाना बना रहे हैं, अपनी ताकत को आजमा रहे हैं, लेकिन अमेरिका बॉर्डर पर यूक्रेन की मदद के लिए अपने सैनिकों को नहीं उतार रहा। ये तस्वीरें यूक्रेन के लोग भी देख रहे होंगे और अमेरिका के पुराने वादों को याद कर रहे होंगे, जिसमें यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े रहने की बात कही गई थी। हो सकता है अमेरिका को लगता हो ऐसे अभ्यास से रूस पर दबाव बनेगा, लेकिन यूक्रेन के लोग असलियत समझ रहे हैं। अमेरिका या कहिए नेटो जो वॉर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं ईस्टर्न यूरोप की नेटो कंट्रीज में, उसके तीन एक सीधे साधे मकसद हैं। एक तो रूस को डराना, धमकाना और दिखाना कि देखिए हम भी बहुत सीरियस हैं इस मामले को लेकर के, चाहे हम इंटरफेयर नहीं कर रहे यूक्रेन में, पर हम पूरे तैयार हैं, आप नेटो की सिक्योरिटी पे आंच भी मत डालना। एक तो वही है। दूसरा ये भी है डेफिनेटली इस नेटो के बाकी देशों को दिखाना कि देखिए मामला कितना गंभीर है, तो आप भी सतर्क होइए, आप भी अपना डिफेंस बजट बढ़ाइए। और तीसरा ऑफ कोर्स ये है, इस सारे के दौरान अगर डिफेंस बजट बढ़ने हैं, खतरा असल में है, यस, अब उस असल खतरे को अगर काउंटर करना है तो आपको डिफेंस के मिलिट्री सप्लाईज तो चाहिए होंगे ना, तो फिर ऑब्वियसली अमेरिका से खरीदिए आप। कुल मिलाकर अमेरिका की तरफ से आई ये दो तस्वीरें यूक्रेन को चिढ़ाती नजर आ रही हैं, जिसका जवाब भी यूक्रेन की तरफ से मांगा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं पुतिन के साथ। इजराइल के पीएम से जेलेंस्की की अपील, बातचीत के लिए पुतिन को यरूशलेम बुलाएं। लड़ाई का 17वां दिन, क्या अब बातचीत कोई गंभीर नतीजा लेकर आएगी? क्या इसका कोई सार्थक परिणाम निकलेगा? क्योंकि 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, इसके अलावा विदेश मंत्री स्तर की भी बातचीत हो चुकी है। लेकिन क्या जेलेंस्की और पुतिन के बीच बातचीत होगी? और बातचीत होगी तो क्या शांति का रास्ता निकलेगा? क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान सामने आया है कि वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं और इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट से उन्होंने अपील की है कि बातचीत के लिए पुतिन को यरूशलेम बुलाएं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.